इनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ और इनका निधन सन 1972 ईस्वी 1972 ईस्वी में इनका निधन हुआ। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दादी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए थे। उन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा। इसके बाद लास्ट पैराग्राफ है ना। एक्चुअली मैंने आपको जब लास्ट वीडियो जब कराया था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये मैं पूरा रीड नहीं कर रही हूँ। इसका लास्ट पैराग्राफ, पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी है, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए, मतलब उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में इस चैप्टर का पूरी डिटेल दी गई है। उसमें ऐसा लिखा है कि यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ मतलब जो ये ऋतुएं चलती है ना, तो ये हिंदी महीने का नाम है आषाढ़। उसका एक दिन होता है, उसे केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक में प्रस्तुत किया गया है। नाटक में दो प्रमुख पात्र है। कितने पात्र है? दो प्रमुख पात्र है। पात्र मतलब कैरेक्टर है, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरित शावक को बचा लेता है। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण लेने का अधिकार भी हमको नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया था। इस चैप्टर में दंतुल नाम का जो इंसान होता है वो क्या करता है, हरिण शावक को घायल कर देता है और कालिदास जी उसको बचा लेते हैं। इसलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेकर उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्रेम प्रकट किया गया है। जीव दया मतलब जीव मतलब जिसमें जान होती है ना, उसको जीव बोलते हैं, जीव। और उसकी दया, कालिदास को उसके ऊपर दया आ गई और उसने हरिण शावक को बचा लिया। इसी बात का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। पशु पक्षी हमारे मित्र है, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। कालिदास के हाथ में क्या होता है? एक हरिण शावक होता है, मतलब एक हिरण का बच्चा। शावक मतलब बच्चा। हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है और उस हरिण शावक के शरीर से क्या हो रहा था? खून टपक रहा था, लहू टपक रहा था। कालिदास उसको बोलते हैं, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। एक बाण से आहत होकर मतलब एक बाण से मतलब उसको प्राण शिकार किया था किसी ने, तो वो बाण लग गया, तो वो उसको ऐसे समझाता है कि एक बाण से आहत होकर हम जीवन नहीं त्याग देंगे, अपना प्राण नहीं त्याग देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण मतलब बिछोना, जो जिसको बिछाकर हम बैठते हैं या लेटते हैं या आराम करते हैं ना, उसको आस्तरण कहते हैं। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। घृत मतलब घी है ना, घृत का लेप होगा। कल हम फिर वन स्थली में घूमेंगे। कोमल दुर्वा खाएंगे ना है ना। कालिदास उसको शावक को ऐसा मतलब समझाता है और उसको सांत्वना देता है कि हम जिएंगे और हम वापस से कल वन में घूमेंगे और ध्रुवा खाएंगे। ध्रुवा मतलब घास फूस जो छोटी छोटी पत्तियाँ खाते हैं ना, वो। मल्लिका अपने को सहेजकर द्वार की ओर जाती
मल्लिका, यह आहत हरिण शावक या कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है? मल्लिका क्या पूछती है कि कौन है जिसने इसको मारा है, इसका शिकार किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास बोलते हैं, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। जरोकों के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को बक्श से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे, मतलब कालिदास उसको हरिण शावक को थपथपाता है, उसको ऐसा बोलता है कि हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। भाजन मतलब प्याला, है ना? वो मल्लिका को बोलता है कि मल्लिका, थोड़ा सा दूध जाकर भाजन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। अनिष्ट मतलब कोई ना कोई गलत काम होता ही है। वर्ष के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगता है। वर्षा के रोमांच। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों से झुलाने लगता है। ये मतलब दृश्य चल रहा है ना, जो नाटक होते हैं वो। कालिदास, हम पहले से दुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। कालिदास को हरिण शावक को समझाते हैं ऐसा। हम स्वस्थ हो रहे हैं, न जाने इसके रूई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका शाही स्नेह मिलेगा। और ऐसा बोलते हुए कालिदास को देखते हैं, मल्लिका की ओर देखते हैं। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका बोलती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मतलब माँ आज नाराज है, गुस्सा है। और मल्लिका कालिदास को ऐसा समझाती है कि माँ आज, मतलब बताती है कि माँ आज गुस्से में है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीगकर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास बोलते हैं, दूध मुझे दे दो और उसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। मतलब वो उसको समझाता है कि हम हट नहीं करेंगे, मतलब हम जिद नहीं करेंगे, हम दूध पिएंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। फिर राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। दंतुल कौन होता है? जो कि हरिण शावक का शिकार करता है। वो शिकारी होता है। वह आता है और वह क्षण भर उन्हें देखता रहता है और फिर कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे 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 मतलब उसको बोलता है, जैसे बच्चे को नहीं समझाते हम कि ऐसे पियो, वो ऐसे बोलता है उसको। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है और दंतुल कहता है, आपको बोल रही पीछे क्या करते दंतुल बोलता है, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंककर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है और कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास बोलते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। मतलब कालिदास दंतुल को क्या बोलते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे से अपरिचित हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे पास से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं
दंतुल क्या बोलता है कि मैंने शिकार किया और शिकार करके इसको आहत किया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसको यहाँ लाने की, तुम इसे उठाकर क्यों लेके आए, ये तो मेरा शिकार है। तुम्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ, यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। मतलब कि जो हरिण शावक को उसने आहत किया था ना, तो उसका जो ब्लड गिरता हुआ जा रहा था, उसकी रक्त बिंदुओं से वो पहचान कर कालिदास मतलब मल्लिका के घर चला गया हिरण शावक को लेने। अगर वो रक्त बिंदु नहीं होते तो वो ऐसा बोल रहा है, अगर ये रक्त बिंदु नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम हरिण शावक को यहाँ पर ले आए हो। कालिदास बोलते हैं, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंगात्मक हंसी हंसता है। दंतुल कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। वेशभूषा मतलब उसने इस तरह के कपड़े पहन रखे थे, इससे पता चलता है कि वो यहाँ का व्यक्ति नहीं है, कहीं और का है। कालिदास जी बोलते हैं, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल बोलता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर, ललाट मतलब मेरे सिर की रेखाओं को देखकर तुम्हें पता चल रहा है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का हूँ। जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आती है। मल्लिका बोलती, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। दंतुल बोलता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। कालिदास जी बोलते हैं, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। आखेट मतलब शिकार, आखेट मतलब शिकार। जो शिकार करता है वो क्या होता है, आखेट मतलब आखेट होता है, और जो शिकार करता है शिकारी उसको आखेटक कहते हैं। इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल बोलता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास जी बोलते हैं, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल कहता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देरी हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास जी बोलते हैं, यह हरिण शावक इस पावर्त्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। क्या कहते हैं कालिदास जी कि यह हरिण शावक क्या है, इस पावर्त्य भूमि मतलब इस भूमि की क्या है, ये संपत्ति है और इसकी रक्षा करना मेरा अधिकार है। और इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर, और अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका बोलती है, तुम देख रही हो माँ, मतलब जब वो अंदर ले जाती है उसको हरिण शावक को आस्तरण पर सुलाती है, तो वो जो उसकी मदर रहती है अंबिका, वो क्या करती है, वह तुरंत आंसर ले लेती है, मतलब आस्तरण ले लेती है। वो बोलती है यहाँ के आस्तरण शावकों के लिए, हरिण शावकों के लिए नहीं है। तो मल्लिका बोलती है, तुम देख रही हो माँ। अंबिका बोलती है, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास जी बोलते हैं, मुझे दे दो मल्लिका, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा और अपने द्वार की ओर चल देता है। कालिदास जी बोलते हैं, इसे मुझे दंतुल बोलते हैं, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। कालिदास जी बोलते हैं, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल बोलता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक है होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास जी बोलते हैं, संभवतः
दंतुल बोलते संभवतः, मतलब वो क्वेश्चन पूछता है कि संभवतः मतलब क्या। तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका बोलती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। ये कौन बोलता है? मल्लिका बोलती है। मल्लिका क्या बोलती है? तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। फिर दंतुल बोलते हैं, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? मल्लिका बोलती है, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल बोलता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है ना। ये कालिदास जी कौन है? महाकवि कालिदास है ना। ये कवि है बहुत बड़े और ये संस्कृत के महाकवि है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था, है ना, इसलिए उन्हें उज्जैनी कहा जाता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो दंतुल कहते हैं, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तब्धित सी हो रहती है। मल्लिका उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल बोलता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा किया कि नहीं किया? चलिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया है।